अहमदाबाद के बाद नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी मणिपुर दौरे पर पहुंचे, जहां राहत कैंप में जाकर उन्होंने हिंसा पीड़ितों से मुलाकात की और उनकी समस्याओं को जाना। राहुल गांधी सबसे पहले मणिपुर के जिबीराम पहुंचे, जहां राहत शिविरों में रह रहे लोगों से मुलाकात की। उसके बाद राहुल गांधी चूराचंदपुर पहुंचे, जहां राहत कैंप में हिंसा पीड़ितों के बीच बैठक कर उनकी समस्याएं जानी। ये तीसरा मौका है जब राहुल गांधी मणिपुर के दौरे पर पहुंचे हैं। इससे पहले राहुल गांधी जून 2023 में मणिपुर गए थे, जबकि भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत मणिपुर से ही की थी। लेकिन बीजेपी राहुल गांधी के मणिपुर दौरे पर सवाल उठा रही है। मणिपुर एक संवेदनशील विषय है, वहाँ पर सबको मिलकर शांति का प्रयास करना है। राहुल गांधी इसका राजनीतिकरण करते हैं। दरअसल मणिपुर में पिछले साल मई में जातीय हिंसा शुरू हुई थी, जिसके बाद से राज्य में रुक रुक करके हिंसा हो रही है। हिंसा रोकने के लिए सरकार ने कई कदम भी उठाए। राहुल गांधी के मणिपुर दौरे को लेकर बीजेपी अब सवाल खड़े कर रही है। बीजेपी का कहना है कि उनका मणिपुर दौरा पूरी तरह से सियासी है, तो वहीं कांग्रेस का कहना है कि प्रधानमंत्री तो मणिपुर में भड़की हिंसा के बाद एक बार भी मणिपुर नहीं गए। राजनीति इस प्रकार की करते ढूंढते हैं, मरने वाला कौन है, मारने वाला कौन है, किसकी सरकार है। इसे साफ साफ दिखाई देता है कि वो देश में अराजकता का माहौल वातावरण निर्मित करना चाहते हैं, जिसमें शांति नहीं बने। अगर वो ईमानदारी से एलओपी का काम करते हैं तो जाए ना, तमिलनाडु में भी जाना चाहिए उनको। पिछले 17 महीने में प्रधानमंत्री ने मणिपुर के बारे में कुछ कहा ही नहीं। मणिपुर के मुख्यमंत्री से नहीं मिला, मणिपुर के राजनीतिक पार्टियों से नहीं मिले हैं, सांसदों से नहीं मिले हैं, विधायकों से नहीं मिली हैं, और मणिपुर तो गए ही नहीं, कुछ 4-5 घंटे के लिए भी नहीं गए हैं। लोकसभा चुनाव के बाद दलित वोटों को लेकर बेचैन उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने अब नई रणनीति बनाई है, जिसके तहत बीजेपी कार्यकर्ता और नेता दलितों के घर घर जाकर दस्तक देंगे। जिसके लिए बीजेपी के केंद्रीय महामंत्री बीएल संतोष ने लखनऊ में बीजेपी के दलित नेताओं के साथ रणनीति पर मंथन किया। साथ ही दलितों को लुभाने के लिए ठोस रणनीति के साथ आगे बढ़ने के निर्देश दिए, जिसके मुताबिक बीजेपी कार्यकर्ता दलितों को समझाने घर घर जाएंगे और दलितों में पैठ बढ़ाने की मुहिम को आगे बढ़ाएगी। इसके अलावा दलित नेताओं के घर बैठक और भोज का कार्यक्रम करने के निर्देश दिए गए हैं, जिसके तहत जल्द ही बेबी रानी मौर्य के आवास पर पहली बैठक होगी। दरअसल लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश से बीजेपी को सबसे बड़ा झटका लगा और उम्मीदों के मुताबिक सीटें हासिल नहीं हुई। समीक्षा बैठकों में दलित वोट खिसकने की बात सामने आई, जिसके बाद जल्द होने वाले विधानसभा उपचुनाव और 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी अभी से रणनीति बनाने में जुट गई है। वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीन के कथित कब्जे की खबर को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर अब सियासत शुरू हो गई है। बीजेपी ने खड़गे को उनके बयान के लिए आड़े हाथों लिया और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कांग्रेस को नेहरू की याद दिलाई। उन्होंने कहा कि नेहरू जी ने भारत की जमीन चीन को दे दी थी। जो नेहरू जी ने 33,000-34,000 वर्ग किलोमीटर दिया था, मोदी उस सीमा से पार नहीं आने दिया 1 इंची। सीना ठोक करके झूठ मत फैलाएं खड़गे जी। दरअसल मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके ये मांग उठाई थी कि चीन एलएसी पर बॉर्डर की जो स्थिति है उस पर देश को विश्वास में लिया जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि जो क्षेत्र मई 2020 तक भारत के कब्जे में था, वहां चीन अपने सैन्य अड्डे कैसे स्थापित कर सकता है। साथ ही खड़गे ने यह भी कहा कि गलवान हमले के बाद भी चीन हमारी क्षेत्रीय अखंडता का उल्लंघन करना जारी रखा। झारखंड विधानसभा के विशेष सत्र में हेमंत सोरेन फ्लोर टेस्ट में पास हो गए हैं। कथित भूमि घोटाले में नाम आने के बाद हेमंत सोरेन ईडी की गिरफ्त में थे और अब जमानत पर छूटने के बाद दोबारा मुख्यमंत्री पद की उन्होंने शपथ ली है। विश्वास मत के दौरान सोरेन के समर्थन में 45 वोट पड़े। बीजेपी के 2 विधायक सांसद बन गए हैं, जबकि 1 बीजेपी विधायक कांग्रेस में शामिल हो गए, जिसके बाद विधानसभा अध्यक्ष मिलाकर कुल झारखंड विधानसभा में 77 सदस्य हैं। ऐसे में बहुमत के लिए 39 विधायक चाहिए। विश्वास मत पर बोलने के लिए हेमंत सोरेन जब सदन में खड़े हुए तो विपक्षी नेताओं ने जमकर हंगामा किया। इस दौरान हेमंत सोरेन ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। ऑपरेशन लोटस का सहारा लेकर, धनबल लेकर ये सड़कों पर घूमते हैं और उन पर नजर ईडी सीबीआई नहीं पड़ती, इनको सिर्फ विपक्षों पर पड़ती है। मुझे मालूम है अध्यक्ष महोदय, इस सदन में बैठे हुए लोग अभी भी कई ऐसे लोग हैं जो उन संस्थाओं से सीधे तौर पर संपर्क रखते हैं। वहीं बीजेपी ने हेमंत सोरेन के दोबारा मुख्यमंत्री बनने पर सवाल खड़े किए। क्या ये सरकार
अपने सारे साक्ष्य मिटाने के लिए बनी है। जो घोटाले हैं, जो घपले हैं, वो घटले घपाले को माननीय नेता साक्ष्य मिटाने के लिए सरकार बनी है। माननीय नेता ये सरकार को बताना चाहिए। उत्तर प्रदेश के परिषदीय और उच्च प्राथमिक विद्यालय में आज से ऑनलाइन हाजिरी लगाना सभी टीचरों के लिए अनिवार्य हो गया, यानी कि जो भी टीचर स्कूल आएंगे उन्हें अब टैबलेट में अपनी ऑनलाइन हाजिरी लगानी होगी। और योगी सरकार ने ये आदेश इसलिए दिया ताकि प्राथमिक और परिषदीय स्कूलों में टीचरों की लेट लतीफी पर लगाम लगाई जा सके, लेकिन लखनऊ के जियामऊ स्थित उच्च प्राथमिक विद्यालय में टीचरों ने योगी सरकार के इस आदेश को माना ही नहीं। टीचर स्कूल तो आए लेकिन उन्होंने ऑनलाइन हाजिरी नहीं लगाई। ऊपर से अपने हाथ पर काली पट्टी बांधकर योगी सरकार के इस आदेश का विरोध किया। एक आप देख सकते हैं उच्च प्राथमिक विद्यालय है लखनऊ के जियामऊ में, जहां पर इस वक्त हम मौजूद हैं और यहां पर जो प्रेयर है वो फिलहाल यहां पे चल रही है। सभी शिक्षिका यहां पर मौजूद हैं, बच्चे यहां पे मौजूद हैं और हाथ में आप देख सकते हैं मैडम ने काली पट्टी बांध रखी है और काली पट्टी बांध के ये जो निर्देश है इसका यहां पर विरोध किया जा रहा है। लखनऊ के जियामऊ स्थित उच्च प्राथमिक विद्यालय के टीचरों ने साफ तौर पर कहा कि वो सरकार के इस आदेश को नहीं मानेंगे। तमाम शिक्षक हैं यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे एक बार बात करने का प्रयास करेंगे। मैम, आप लोग ने अटेंडेंस लगाया क्या यहाँ पर आज टैबलेट से? चलिए, अभी नहीं बोल रही है मैम। आपने अटेंडेंस क्या टैबलेट से लगाया क्या? आज से निर्देश जारी हुए थे, संघ से बात हुई। संघ से, यानी कि मैम प्रोटेस्ट कर रहे हैं आप लोग? तो देखिए, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अभी फिलहाल जो शिक्षक है कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। इनका कहना है कि जो संघ कहेगा उस हिसाब से हम काम करेंगे और 14 जुलाई तक इसी तरीके से प्रदेश भर में संघ के निर्देशों पे जो इनका प्रोटेस्ट है वो जारी रहेगा। और ये हाल तब है जब सरकार की तरफ से खुद टीचर्स को थोड़ी देर से आने की मोहलत दी गई है। पहले टीचर्स को सुबह 8 बजे तक हर हाल में अपनी हाजिरी लगानी होती थी, लेकिन अब सरकार ने हाजिरी लगाने के लिए टीचर्स को ज्यादा समय दिया है। और योगी सरकार के नए आदेश के मुताबिक प्राथमिक और परिषदीय स्कूल में पढ़ाने वाले टीचर अब आधे घंटे लेट यानी 8:30 बजे तक अपनी हाजिरी लगा सकते हैं। बावजूद इसके टीचर सरकार के इस आदेश का विरोध कर रहे हैं और ये हाल तब है जब प्राथमिक स्कूल में पढ़ाने वाले टीचरों को हर महीने करीब 37,000 रूपए शुरुआती वेतन मिलता है। वहीं कक्षा 6 से कक्षा 8 तक पढ़ाने वाले टीचरों का वेतन 40,000 रूपए से 45,000 रूपए तक है। लेकिन टीचर्स जिस तरह से विरोध जता रहे हैं उस पर अब सवाल भी खड़े हो रहे हैं। सवाल है कि क्या टीचर समय से स्कूल आना ही नहीं चाहते? क्या उन्हें डर है कि अगर वो समय से स्कूल नहीं पहुंचे और जल्दी घर चले गए तो उनका वेतन कट जाएगा? ये तमाम सवाल हैं जो लगातार उठाए जा रहे हैं, लेकिन टीचर्स भी अपने रुख पर कायम हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि वो सरकार के ऐसे किसी भी आदेश को नहीं मानेंगे। और ये हाल सिर्फ लखनऊ का ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के तमाम प्राथमिक और परिषदीय स्कूलों का है। जी न्यूज की टीम ने आज प्रदेश के तमाम जिलों में जाकर स्कूलों का रियलिटी चेक किया और सभी जगह टीचर्स सरकार के इस आदेश से नाराज नजर आए। जिसकी एक तस्वीर कानपुर देहात के अकबरपुर में बने कंपोजिट विद्यालय से सामने आई। स्कूल के किसी भी टीचर्स ने डिजिटल हाजिरी नहीं लगाई। अच्छा, मतलब आज डिजिटल अटेंडेंस नहीं लगाई गई है? अभी तक नहीं लगाई, अभी तो नहीं लगाई। अच्छा, मतलब आप सब लोग आज मुख्यालय जाएंगे, वहाँ पे अपनी बात रखेंगे, सब टीचर जाएंगे? बता तो यही रहे। ये प्रिंसिपल है विद्यालय की, इनका कहना है कि आज डिजिटल जो अटेंडेंस है वो नहीं लगी है। वहीं उन्नाव और सीतापुर जिले के प्राथमिक विद्यालयों का भी हाल यही रहा। टीचर स्कूल तो पहुंचे लेकिन किसी ने ऑनलाइन हाजिरी नहीं लगाई। सीतापुर के कंपोजिट विद्यालय इस्माइलपुर की प्रिंसिपल तो सरकार के इस आदेश से काफी भड़क गयी। केवल हमारे विभाग पर ही सारी वो बताई जाती है कि आप ये करो, आप वो करो। पश्चिम बंगाल के संदेश खाली मामले की जांच को लेकर ममता सरकार को आज सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई जांच रोकने वाली याचिका खारिज कर दी और सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाया और पूछा कि राज्य सरकार को इस मामले में दिलचस्पी क्यों है। आखिरकार राज्य सरकार किसी को बचाना क्यों चाहती है? पर सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो उनकी याचिका को खारिज कर दिया और कहा कि इतनी सारी एफआईआर जब स्टेट ने खुद दर्ज की है, इसका मतलब जरूर वहाँ कुछ हुआ है और इन्वेस्टिगेशन इन प्रोसेस है, तो इन्वेस्टिगेशन सीबीआई ही करेगा। दरअसल संदेश खाली में जमीन हड़पने और यौन उत्पीड़न मामले में सीबीआई जांच के कोलकाता हाई कोर्ट के आदेश को पश्चिम बंगाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। वहीं बीजेपी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर ममता सरकार पर हमला बोला। वो चाहते थे कि शाहजहां शेख को बचाया जाए, सीबीआई की जांच ना हो। पश्चिम बंगाल की सरकार शाहजहां शेख के लिए इतना उतावली क्यों थी? हिंदू महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ, उनकी रक्षा के लिए नहीं आए। नीट पेपर लीक मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। ये सुनवाई 2 घंटे 20 मिनट तक चली, जिसके बाद पेपर लीक मामले में अदालत का बेहद सख्त रूप देखने को मिला।
और सुप्रीम कोर्ट ने नीट पेपर लीक मामले में सख्त तेवर दिखाते हुए एनटीए से नीट पेपर परीक्षा में गड़बड़ी करने वाले कैंडिडेट्स की जानकारी मांगी। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने नीट पेपर लीक केस की जांच कर रही सीबीआई को भी अब तक हुई जांच की अपडेट देने को कहा। वहीं केंद्र सरकार से एनटीए में सुधार के लिए बनी एक्सपर्ट कमेटी की जानकारी भी मांगी। इसके अलावा री एग्जाम की मांग करने वाले याचिकाकर्ताओं से अधिकतम 10 पेज की कंसोलिडेटेड रिपोर्ट देने को कहा। कोर्ट ने सभी से कहा कि सभी बुधवार शाम 5 बजे तक अपने जवाब सौंप दें। मामले की अगली सुनवाई अब 11 जुलाई को होगी। सनातन धर्म और हिंदू देवी देवताओं पर विवादित टिप्पणी करने वाले डीएमके नेता उदयनिधि स्टालिन ने एक बार फिर विवादित बयान दे दिया है। नीट परीक्षा मामले में बोलते हुए उदयनिधि स्टालिन ने नीट परीक्षा विवाद को उत्तर और दक्षिण से जोड़ने की कोशिश की। और नीट पेपर लीक मामले में बोलते हुए उदयनिधि स्टालिन ने कहा कि हमने पेपर धांधली के खिलाफ दक्षिण से आवाज उठाई थी, लेकिन उत्तर भारत के राज्यों के नेताओं ने इसका विरोध किया। दरअसल उदयनिधि स्टालिन विक्रवंडी निर्वाचन क्षेत्र में होने वाले उपचुनाव के लिए चुनाव प्रचार कर रहे थे, लेकिन जब उन्होंने नीट पेपर लीक के बहाने उत्तर और दक्षिण भारत को बांटने जैसी बात कही तो सियासत गर्मा गई। जम्मू कश्मीर में भारतीय सेना से बचने के लिए आतंकी नए पैंतरे इस्तेमाल कर रहे हैं। अब दक्षिण कश्मीर के कुलगाम में आतंकियों का एक ऐसा बिल मिला है जिसमें वो चूहों की तरह छिप जाते थे और भारतीय सेना की गोली से अपनी जान बचाते थे। भारतीय सेना ने इस आतंकी ठिकाने की तलाश जम्मू कश्मीर के कुलगाम जिले से की है। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि आतंकियों ने एक घर में अलमारी बना रखी है, लेकिन ये अलमारी नहीं बल्कि एक बंकर है जिसका इस्तेमाल आतंकी छिपने के लिए करते थे। लाइट अंदर ले जाओ, लाइट को अंदर जा। ये बंकर इतना बड़ा है कि इसमें एक नहीं बल्कि 2 से 3 आतंकी एक साथ छिप सकते थे। एक बंदा जा अंदर पूरा। ये बंकर पतला और लंबा है जो कि कंक्रीट से बना हुआ है, लेकिन सेना ने आतंकियों के इस ठिकाने को भी ढूंढ निकाला। दीवार में थोड़ी थोड़ी जगह है, उसमें देख कोई आई कार्ड, कोई कागज, कुछ पन्नी वन्नी कुछ रखी है क्या? गौरतलब है कि कुलगाम में सेना का ऑपरेशन लगातार जारी है। रविवार को सेना ने यहाँ 6 आतंकियों को मौत की नींद सुला दिया था। 2 से 3 आतंकी अभी भी फरार बताए जा रहे हैं, जिनकी तलाश जारी है। और सेना ने आतंकियों को ढूंढते ढूंढते ही आतंकियों के इस ठिकाने का पर्दाफाश कर दिया। लखनऊ के पंतनगर, खुर्रमनगर और रहीमनगर में लोगों की सांसें उस वक्त थम गईं जब लखनऊ विकास प्राधिकरण की टीम सरकारी जमीन का सर्वे करने पहुंची। एलडीए की टीम ने इन तमाम इलाकों में पहुंचकर सरकारी जमीन को चिन्हित किया जिन पर कब्जा किया गया है। और सर्वे की एक तस्वीर रहीमनगर से सामने आई। यहाँ एलडीए की टीम ने जमीन पर कुछ निशान लगाए और दावा किया कि ये जमीन सरकारी है। रहीमनगर में सर्वे चल रहा है और सर्वे के बाद जो मकान कार्रवाई की जद में आएंगे उसको लेकर मार्केशन शुरू हो चुका है। सबसे पहले हम आपको दिखा देना चाहेंगे कि ये मार्क जो है ज़मीन पर लगा रखा गया है, ये लाल पेंट से जो क्रॉस का निशान है और ये पूरी लाइन है। ये मकान लाइन से जो बने हुए हैं, ये मकान फिलहाल यहाँ पर अभी बचते हुए नजर आ रहे हैं। एलडीए की टीम ने सर्वे के दौरान कई घरों पर भी निशान लगाया और ये ऐसे घर थे जो कार्रवाई की जद में आते हैं। ये घर आप देख सकते हैं, इस पर यहाँ पर लाल निशान लगा दिया गया है, यानी कि ये घर अब कार्रवाई की जद में आएगा। बताया जा रहा है कि लखनऊ विकास प्राधिकरण की टीम अगले 7 दिनों तक कुकरेल नदी के आसपास वाले इलाकों में सर्वे करेगी और फिर सर्वे रिपोर्ट शासन को सौंपी जाएगी। शासन से मंजूरी मिलते ही यहां अतिक्रमण हटाने का काम शुरू होगा। हालांकि जिन लोगों के घर कार्रवाई की जद में आ रहे हैं, उनकी तो नींद उड़ गई है। लोगों को डर सता रहा है कि अगर उनका घर टूटा तो वो अपने परिवार को लेकर कहां जाएंगे। अगर कहते हैं कि आपका जद में आ रहा है, इस पे कार्रवाई होगी, तो क्या आगे स्टेप क्या होगा सर? भाई स्टेप क्या होगा कि भाई जो हमारे पास लीगल कागज हैं वो देख लीजिए, हमारा जो बच सकता है वो बचाइए। हरियाणा के पंचकुला में दर्दनाक हादसा हुआ है। यहाँ एक तेज रफ्तार बस बेकाबू होकर पलट गई जिसमें 50 से ज्यादा बच्चे घायल हो गए और हादसे के बाद से ही बस का ड्राइवर फरार है। हादसा पंचकुला के पिंजौर इलाके में नौलटा गांव के पास उस वक्त हुआ जब तेज रफ्तार बस बेकाबू होकर अचानक पलट गई और बस में सवार 50 स्कूली बच्चे घायल हो गए। हादसे में एक महिला भी गंभीर रूप से घायल हुई है। सभी घायलों को पिंजौर के अस्पताल और पंचकुला के सेक्टर 6 नागरिक अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस सड़क हादसे की बड़ी वजह ड्राइवर द्वारा लापरवाही से हाई स्पीड में बस चलाना है। वहीं ये भी बताया जा रहा है कि ज्यादा सवारियां भरी होने से बस ओवरलोडेड थी। बस में क्षमता से कई गुना ज्यादा सवारियां थी। बस में एक तो संख्या भी थी बच्चों की ज्यादा और उसके बाद उससे ज्यादा ड्राइवर की गलती है। हादसे के बाद प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई करते हुए बस के ड्राइवर और कंडक्टर को सस्पेंड कर दिया है। मिनी बस का ड्राइवर फरार है जिसकी तलाश की जा रही है।
राजधानी दिल्ली का जहांगीरपुरी गोलियों की आवाज से आज दहल गया। 2 दर्जन से ज्यादा बदमाश मुंह पर कपड़ा बांधकर सी ब्लॉक पहुंचे और वहां अंधाधुंध फायरिंग की। ये देखो गोलियां, जिससे पूरा इलाका दहल गया। बदमाशों ने घरों के बाहर खड़ी गाड़ियों में भी तोड़फोड़ की और लोगों के घरों के बाहर बियर की बोतलें तोड़कर उत्पात मचाया। काफी देर तक बदमाश उत्पात मचाते रहे, लेकिन डरे सहमे लोग अपने घरों में ही दुबके रहे। जब बदमाश वहां से चले गए तो लोग बाहर आए और तुरंत पुलिस को सूचना दी। 10-15 लड़के आए और आके पथराव करके चले गए। गोलियां चलाई, ना किसी की लड़ाई झगड़ा ना कुछ। बताया जा रहा है कि बदमाश 10 से 15 की संख्या में थे और सभी ने अपने मुंह पर कपड़ा लपेट रखा था। लेकिन आरोपियों ने पूरे मोहल्ले में दहशत क्यों मचाई, ये अभी भी सवाल बना हुआ है और लोग समझ नहीं पा रहे कि आखिरकार बदमाश किस नियत से आए थे और उनका मकसद क्या था। हालांकि पुलिस अब जांच में जुट गई है। बदमाशों का पता लगाने के लिए आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। बिहार में बीते 19 दिनों में 13 पुल गिर चुके हैं, लेकिन हादसों से कोई सबक ही नहीं ले रहा। बिहार में अभी तमाम ऐसे पुल हैं जो सीधे तौर पर मौत को दावत दे रहे हैं। किसी भी दिन ये पुल भरभरा कर गिर सकते हैं, लेकिन ना तो सरकार को कोई फिक्र है और ना ही प्रशासन को। और ऐसा ही एक जर्जर पुल है बिहार के मुजफ्फरपुर में, जो हसनचक बंगरा गांव से गुजर रही तिरहुत नहर के ऊपर बना है। 40 साल पुराना ये पुल इतना जर्जर हो चुका है कि किसी भी दिन ये पुल ताश के पत्तों की तरह बिखर जाएगा, लेकिन पुल से आवाजाही जारी है। आम लोगों की चहलकदमी के साथ साथ भारी भरकम ट्रैक्टर और गाड़ियां तक इस पुल से निकल रहे हैं, लेकिन प्रशासन तो मानो जैसे हादसे का इंतजार कर रहा है। देखिए, ये कब पुल गिरेगी इसकी गारंटी नहीं है, जबकि अमूमन ये बंगरा का इलाका है और हजारों की आबादी से प्रतिदिन गुजरती है। पुल में जगह जगह दरारें आ चुकी हैं, लेकिन अभी कोई उसकी हालत पर ध्यान नहीं दे रहा। अधिकारी तो जैसे लापरवाही की चादर ओढ़े सो रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि इस पुल के पास में ही स्कूल है और इसी पुल से प्रतिदिन बच्चे स्कूल पढ़ने जाते हैं, लेकिन फिर भी लापरवाही चरम पर है। तस्वीर दिखाना चाहेंगे कि बगल में स्कूल है, सामने ये मिडिल स्कूल है और हाई स्कूल है और यहाँ बच्चे प्रतिदिन पढ़ने जाते हैं। आप समझ सकते हैं कि अगर हादसा होता है इसका जिम्मेवार कौन होगा? सरकार जिम्मेवार होगी या फिर कौन जिम्मेवार होगा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिनों के रूस दौरे पर अब मॉस्को पहुंच चुके हैं, जहां एयरपोर्ट पर उनका जोरदार भव्य स्वागत किया गया। रूस के उप प्रधानमंत्री डेनिस मंतुरोव ने एयरपोर्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया, उनको रिसीव किया। प्लेन से उतरने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रूस की सेना ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया। तो ये तस्वीरें हम आपको उस समय की दिखा रहे हैं जिस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मॉस्को में लैंड किया। उप प्रधानमंत्री उनकी अगवानी करने के लिए एयरपोर्ट पर पहुंचे और ये देखिए किस तरीके का रंगारंग कार्यक्रम वहां पर उसका आयोजन किया गया और भव्य स्वागत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का किया गया। एयरपोर्ट से निकलकर प्रधानमंत्री होटल पहुंचे, जहां भारतीय समुदाय के लोगों ने उनका जोरदार अभिनंदन किया और इस दौरान प्रधानमंत्री ने भारतीय छात्रों, बच्चों और लोगों से बात की। प्रधानमंत्री मोदी 22वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन के लिए राष्ट्रपति पुतिन के निमंत्रण पर 8 से 9 जुलाई तक मॉस्को में रहेंगे। फरवरी 2022 में यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद पीएम मोदी की ये पहली रूस यात्रा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस के दौरे पर हैं, जो कई मायनों में खास माना जा रहा है। 22वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन के दौरान पीएम मोदी और रूसी राष्ट्रपति पुतिन के बीच कई अहम मुद्दों पर बात होगी। रूस यूक्रेन युद्ध के बाद पहली बार दोनों नेताओं की आमने सामने मुलाकात होगी। मॉस्को रवाना होने से पहले ही प्रधानमंत्री ने दौरे का मकसद साफ कर दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत और रूस के बीच विशेष एवं विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी पिछले 10 सालों में और बढ़ी है, जिसमें ऊर्जा, सुरक्षा, व्यापार, निवेश, स्वास्थ्य, शिक्षा, सांस्कृतिक पर्यटन और लोगों का संपर्क आदि शामिल है। मैं अपने मित्र राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा करने और विभिन्न क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर दृष्टिकोण साझा करने के लिए उत्सुक हूँ। हम शांतिपूर्ण और स्थिर क्षेत्र के लिए सहायक भूमिका निभाना चाहते हैं। ये यात्रा मुझे रूस में जीवंत भारतीय समुदाय से मिलने का अवसर भी प्रदान करेगी। मॉस्को में रूस के राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात के अलावा प्रधानमंत्री भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे। इसी जगह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खिताब करेंगे भारतीय डायस्पोरा को। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो डायस्पोरा है उसमें ज़्यादातर जो लोग हैं वो स्टूडेंट्स हैं जो भारत से यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं, टेक्निकल एजुकेशन के लिए आते हैं और मेडिकल एजुकेशन के लिए आते हैं। केवल शिखर वार्ता ही नहीं बल्कि पिछले 10 सालों में पीएम मोदी और राष्ट्रपति पुतिन अलग अलग मंचों पर अभी तक 16 बार मिल चुके हैं। ऐसे में देश के 77 साल पुराने दोस्त के घर जाना काफी अहम माना जा रहा है।
और इस दौरे पर दुनिया भर की नजरें टिकी हैं। दरअसल साल 2000 से भारत रूस के बीच वार्षिक समिट की शुरुआत हुई और आखिरी बार 2021 में मोदी और पुतिन के बीच समिट में मुलाकात हुई थी। एटॉमिक एनर्जी कोऑपरेशन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, कनेक्टिविटी एंड ट्रांसपोर्ट समेत कई मुद्दों पर विकास हुआ है। इसके अलावा क्षेत्रीय वैश्विक संबंधों पर भी बात हुई है। भारत और रशिया के बीच में बहुत घनिष्ठ संबंध है और संबंध बढ़ रहे हैं। अब हम सिर्फ रशिया से डिफेंस आइटम्स खरीदते नहीं हैं, बल्कि को प्रोडक्शन भी कर रहे हैं। दोनों देश मिल के भारत में बहुत सारे डिफेंस आइटम्स का उत्पादन कर रहे हैं। दरअसल रूस भारत का अहम रणनीतिक साझेदार है और कई अहम मौकों पर साथ भी निभाया है। मजबूत रक्षा और व्यापारिक संबंध, लगातार दोनों देशों के संयुक्त सैन्य अभ्यास। हालांकि रूस पर लगे प्रतिबंध का भारत ने समर्थन नहीं किया और यूक्रेन युद्ध पर भारत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मॉस्को में हैं और राष्ट्रपति पुतिन के साथ बातचीत में जिस खास हथियार की बात होने की संभावना है वो एक घातक फाइटर जेट है। सबसे पहले बात इसकी ताकत की कर लेते हैं। 5वीं पीढ़ी का रूसी स्टेल्थ फाइटर जेट सुखोई 57 बेहद घातक फाइटर प्लेन है, जिसे दुनिया का दूसरा सबसे शक्तिशाली फाइटर जेट माना जाता है। ये 66,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है। इसकी रेंज 3500 किलोमीटर से 4500 किलोमीटर तक होती है। 30 मिलीमीटर ऑटो कैनन में से ये 1800 गोली प्रति मिनट चला सकता है। ये एक बार में 12 घातक मिसाइल्स को लेकर उड़ान भर सकता है। और अब बात करते हैं उस ऑफर की जो रूस के द्वारा भारत को मिल सकता है। तो रूस की तरफ से भारत को Su-57 के ज्वाइंट प्रोडक्शन का ऑफर संभव है। इससे पहले भी नवंबर 2023 में इसे बनाने वाली रूसी कंपनी ने भारत को यह ऑफर दिया था। अब समझते हैं कि हमारे देश को 5वीं पीढ़ी के जेट की जरूरत आखिर क्यों है। तो इसकी वजह है चीन की 5वीं पीढ़ी के 200 फाइटर जेट्स। 2030 तक पाकिस्तान को भी चीन या तुर्की से स्टेल्थ फाइटर जेट मिल सकता है। वैसे भारत खुद 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट बना रहा है, लेकिन एमका प्रोजेक्ट पूरा होने में 10 साल का वक्त लग सकता है और ऐसे में भारत के पास अमेरिका या रूस से 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट लेने का विकल्प खुला हुआ है। वहीं दूसरी ओर विपक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रूस दौरे पर सवाल खड़े कर रहा है और कांग्रेस ने निशाना साधते हुए आज कहा कि भारत के युवा रूस की सेना में भर्ती हो रहे हैं क्योंकि उन्हें देश में रोजगार नहीं मिल रहा। और इस यात्रा में भारत और ऑस्ट्रिया के बीच संबंध और मजबूत होंगे। ऑस्ट्रिया दौरे के दौरान पीएम मोदी राष्ट्रपति अलेक्जेंडर वान डेर बेलेन और चांसलर कार्ल नेहमर से मुलाकात करेंगे। इस दौरान व्यापार और निवेश समेत कई मुद्दों पर समझौते के आसार हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रिया में भी भारतीय समुदाय के लोगों से बात करेंगे। पीएम मोदी का ऑस्ट्रिया दौरा ऐतिहासिक माना जा रहा है। करीब 41 साल बाद कोई भारतीय प्रधानमंत्री ऑस्ट्रिया पहुंचेगा। इससे पहले 1971 और 1983 में इंदिरा गांधी ने बतौर प्रधानमंत्री ऑस्ट्रिया का दौरा किया था और पंडित जवाहरलाल नेहरू ऑस्ट्रिया जाने वाले पहले प्रधानमंत्री हैं जो 1955 में ऑस्ट्रिया गए थे। पीएम मोदी की ये यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब दोनों देशों के राजनयिक संबंधों के 75 साल पूरे हो रहे हैं। मुंबई में मानसून की बारिश लोगों के लिए आफत लेकर आई है। यहाँ लगातार हो रही बारिश के बाद एयरपोर्ट, सड़क और रेलवे ट्रैक्स हर जगह पानी ही पानी नजर आ रहा है। और भारी बारिश के बाद मुंबई के विलेपार्ले, कुर्ला, किंग सर्कल, चूनाभट्टी, एलबीएस रोड और वेस्टर्न हाईवे समेत कई इलाके पानी से लबालब नजर आए। भारी बारिश के बाद चूनाभट्टी इलाके में हर तरफ पानी ही पानी दिखाई दिया। सड़क पर खड़ी कार और बाइकें पानी में डूबी नजर आई। भारी बारिश ने मुंबई की लाइफलाइन पर ब्रेक लगा दिया। लोग कई फीट भरे पानी में सड़क पार करते दिखाई दिए। विलेपार्ले इलाके में भारी बारिश के बाद सड़कें तालाब बन गई और सबवे के अंदर कई फीट पानी जमा हो गया और लोग कई फीट पानी भरे सबवे को पार करते नजर आए। मुंबई के एलबीएस रोड पर भी पानी ने ट्रैफिक की रफ्तार रोक दी। यहाँ सड़कों पर भरे कई फीट पानी में वाहन रेंगते नजर आए और लोग मजबूरन जलभराव के बीच सड़क पार करते दिखाई दिए। महाराष्ट्र के कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। मुंबई में बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। रत्नागिरी, रायगढ़ में भी रेड अलर्ट जारी किया गया है। सिंधुदुर्ग में भारी बारिश का रेड अलर्ट। बड़ी खबर इस समय की, महाराष्ट्र में हालात पहले ही बहुत खराब है और अब मुंबई समेत 4 जिलों में रेड अलर्ट जारी किया गया है। यहाँ पर भारी बारिश हो सकती है। रत्नागिरी, रायगढ़ में भी ये रेड अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही सिंधुदुर्ग और मुंबई में भी भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। मुंबई में हुई तेज बारिश की वजह से यहां रहने वाले लोगों की जिंदगी थम गई है। भारी बारिश के बाद कई इलाके पानी में डूब गए हैं और ऐसा लगा मानो जैसे यहां पर बाढ़ आ गई हो।
मुंबई में भारी बारिश के बाद वाकोला इलाके में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए। लगातार होती बारिश की वजह से सड़कों और गलियों में कई फीट पानी भर गया और ऐसा लगा मानो रिहायशी इलाकों के बीच से दरिया बह रहा हो। वाकोला में सैलाब के बाद सड़कें पानी में डूब गईं और कई वाहन बीच सड़क पर ही फंस गए। लोग पानी में फंसी अपनी बाइक को पैदल खींचकर जाते हुए दिखाई दिए। बारिश के बाद किंग सर्कल इलाके के हालात भी बाकी मुंबई जैसे ही नजर आए। यहाँ भी सड़कों पर कई फीट पानी जमा हो गया और लोग पानी में डूबी सड़क को पार करते दिखाई दिए। वहीं सड़क पर चल रहे कई वाहनों में भी पानी भर गया और वो बंद होकर बीच सड़क पर फंस गए। इस दौरान लोग धक्का लगाकर वाहनों को पानी से निकालते नजर आए। मुंबई में लगातार हो रही बारिश से रेल और हवाई यातायात भी बुरी तरह प्रभावित हुआ है। खराब मौसम की वजह से कई उड़ानें रद्द कर दी गईं, तो कई जगह पर रेलवे ट्रैक पर पानी भरने से यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। भारी बारिश के बाद कुर्ला रेलवे स्टेशन पर ट्रेनों की आवाजाही बुरी तरह प्रभावित हुई। यहाँ हर तरफ पानी ही पानी नजर आया। रेलवे ट्रैक पानी में पूरी तरह डूबा हुआ दिखाई दिया और पटरियों पर पानी भरने की वजह से यात्रियों को भारी परेशानी हुई। इस दौरान भारी संख्या में यात्री स्टेशन पर ट्रेन का इंतजार करते दिखाई दिए। मुंबई से सटे ठाणे में कसारा और टिटवाला के बीच लोकल ट्रेन सेवाएं बारिश की वजह से रोकनी पड़ी। वहीं मुंबई में हुई मूसलाधार बारिश का असर हवाई यातायात पर भी पड़ा। तेज बारिश और खराब मौसम की वजह से मुंबई से उड़ान भरने वाली और लैंड करने वाली 50 से ज्यादा फ्लाइट्स रद्द कर दी गईं। खराब मौसम की वजह से इंडिगो की 42 उड़ानें प्रभावित हुई, जिन्हें रद्द कर दिया गया। वहीं एयर इंडिया की 6 उड़ानों को भी खराब मौसम के कारण रद्द करना पड़ा। मौसम विभाग ने मुंबई में अभी और बारिश का अनुमान जताते हुए अलर्ट जारी किया है। वहीं बारिश की वजह से मुंबई में स्कूल कॉलेज भी बंद रहे। पूरे महाराष्ट्र में हो रही भारी बारिश के बीच रायगढ़ से दिल दहला देने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। यहाँ रायगढ़ किले में बादल फटने से हाहाकार मच गया और घूमने आए कई सैलानी सैलाब में फंस गए, जिसका वीडियो भी सामने आया है। और वीडियो में रायगढ़ किले में फंसे सैलानी खुद को पानी के तेज बहाव से बचाने की कोशिश करते दिखाई दिए। बताया जा रहा है कि भारी संख्या में पर्यटक रायगढ़ किले में घूमने के लिए पहुंचे थे। इसी दौरान वहां मौसम खराब और बारिश के बीच बादल फट गया, जिसके बाद छत्रपति शिवाजी महाराज के किले की सीढ़ियों पर झरने जैसा नजारा बन गया और सीढ़ियों के रास्ते आ रहे पर्यटक पानी के तेज बहाव में फंस गए। किले की सीढ़ियों पर सैलाब आने के बाद पर्यटकों में चीख पुकार मच गई और कई लोग तेज धार में लड़खड़ाने लगे। इस दौरान कुछ पर्यटक सीढ़ियों में डिवाइडर और दीवार के सहारे खुद को बचाते नजर आए, तो कुछ एक दूसरे का हाथ पकड़कर अपनी जान बचाते हुए दिखाई दिए। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सरकार और प्रशासन दोनों को आत्ममंथन करना चाहिए, क्योंकि अगर समय रहते व्यवस्थाएं सुधार ली गयी तो एक बड़े हादसे को होने से पहले ही रोका जा सकता है। उत्तराखंड में हो रही तेज बारिश लोगों पर आफत बनकर टूटी है। भारी बारिश के बाद राज्य की कई नदियां उफान पर हैं। उत्तराखंड के कई जिलों में आसमानी आफत से मची तबाही की तस्वीरें भी अब सामने आ रही हैं। उत्तराखंड के खटीमा में भारी बारिश के बाद ऐसे लगा मानो जैसे पूरे इलाके में बाढ़ आ गई हो। यहाँ कई लोगों के घर पानी में डूब गए। भारी बारिश की वजह से सड़क पर सैलाब आ गया, जिसके बाद पूरा का पूरा शहर टापू में तब्दील दिखाई दिया। इस दौरान कुछ लोग कमर के ऊपर तक भरे पानी में डूबकर जाने को मजबूर दिखे। वहीं आसपास की जितनी भी इमारतें थीं, वो सब की सब पानी में डूबी नजर आई। वहीं उधम सिंह नगर जिले में भारी बारिश के बाद कई गांवों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए, जिसके बाद एसडीआरएफ की टीम ने बनवासा इलाके से 45 लोगों को सकुशल रेस्क्यू किया। वहीं तेज बारिश की वजह से जगह जगह लैंडस्लाइड हुआ। पिथौरागढ़ में लैंडस्लाइड के बाद पहाड़ से बड़े बड़े पत्थर सड़कों पर गिरते दिखाई दिए और सड़क के दोनों तरफ 40 से ज्यादा लोग फंस गए, जिसके बाद रेस्क्यू टीम ने फंसे लोगों को सुरक्षित निकाला। अल्मोड़ा में भी लैंडस्लाइड की वजह से पहाड़ों का मलबा नेशनल हाईवे पर जमा हो गया। लैंडस्लाइड के कारण अल्मोड़ा से सटे एक गाँव में भी लोगों के घरों को नुकसान हुआ है। मौसम विभाग ने उत्तराखंड में अगले कई दिनों पर भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। वहीं हालात को देखते हुए प्रशासन ने टनकपुर, रुद्रपुर, ऋषिकेश और नैनीताल के अलग अलग इलाकों में एसडीआरएफ की कई टीमें तैनात की हैं। भारी बारिश के बाद उत्तर प्रदेश में हालात बेहद खराब हो गए हैं। लगातार हो रही बारिश लोगों के लिए मुसीबतों का सबब बन गई है। उत्तर प्रदेश में जगह जगह से सैलाब से डराने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं। तस्वीरें यूपी के पीलीभीत की हैं। यहाँ भारी बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए। यहाँ भारी बारिश के बाद जो तस्वीरें सामने आई वो डराने वाली हैं। सड़कों पर पानी ऐसे बह रहा है कि मानो कोई तेज रफ्तार में नदी बह रही हो। भारी बारिश के बाद कई सड़कें पानी के तेज बहाव में बहती दिखाई दी। वहीं पीलीभीत मैलानी रेलवे लाइन की पटरी हवा में लटकी नजर आई, जिसे देखकर ऐसा लगा कि वो कभी भी टूटकर नीचे गिर जाएगी।
वहीं बरेली में भारी बारिश के बाद घरों और दुकानों में पानी भर गया। इसके अलावा सड़कों पर भी कई फीट पानी जमा हो गया और सड़क पर गुजर रहे वाहन पानी में फंस गए, जिसके बाद स्थानीय लोग धक्का लगाकर पानी में फंसे वाहनों को निकालते दिखाई दिए। वहीं श्रावस्ती में भी भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए और कई गांव पानी में डूबते दिखाई दिए। लोगों के घरों और खेतों में पानी घुस गया और किसान की फसलें बर्बाद हो गईं। असम में लगातार हो रही बारिश की वजह से राज्य के 29 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। राज्य में ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियां खतरे के निशान के ऊपर बह रही हैं, जिससे लोग दहशत में हैं। बाढ़ और बारिश का सबसे ज्यादा असर असम दारंग जिले में हुआ है, जहां बाढ़ से सड़कों पर सैलाब बहता दिखा। ब्रह्मपुत्र नदी का जलस्तर बढ़ने से कई इलाके डूब गए और लोगों के घरों में भी पानी घुस गया। लोग नाव बनाकर एक जगह से दूसरी जगह जाते दिखाई दिए। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के मुताबिक पिछले 1 महीने से असम में बाढ़ के हालात खराब बने हुए हैं। बाढ़ प्रभावित जिलों में एनडीआरएफ को भी तैनात किया गया है। असम सरकार के मुताबिक बाढ़ से 29 जिलों के 22,74,289 लोग बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। अकेले धुबरी में ही 7,54,000 से ज्यादा लोग प्रभावित हैं। राज्य में 269 राहत शिविरों में 53,000 से ज्यादा लोगों ने शरण ले रखी है। असम में बाढ़ का असर कुछ ऐसा है कि इंसान और बेजुबान सभी सुरक्षित ठिकाना ढूंढ रहे हैं। तस्वीरें काजीरंगा नेशनल पार्क की है, जहां बाढ़ से बचने के लिए कई जानवर ऊंचाई वाले इलाकों की तरफ जाते दिखाई दिए। बिहार का शोक कही जाने वाली कोसी नदी ने एक बार फिर अपना रौद्र रूप दिखा दिया। कोसी नदी में आई बाढ़ ने सैकड़ों घरों को अपनी जद में ले लिया और हालात तो और ज्यादा खराब हो गए, क्योंकि आज सुबह 8 बजे कोसी बैराज से 2,63,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया, तो नदी में आई बाढ़ ने सैकड़ों घरों को अपनी जद में ले लिया। जिस जगह पर कल तक खेत खलिहान हुआ करते थे, वो इलाके टापू की तरह नजर आए। गाँव में बने छोटे छोटे घर बाढ़ में डूब गए और डूब गई लोगों की उम्मीदें भी, जो उन्होंने प्रशासन से इस बार लगा रखी थी। कोई तरह का यहाँ पर सरकार का मदद नहीं है गरीब को। पिछले कई दिनों से कोसी नदी में बाढ़ का अलर्ट था, लेकिन इन लोगों ने अभी तक अपनी हिम्मत बना रखी थी। लेकिन अब गांव वालों की हिम्मत भी जवाब दे रही है। उन्हें डर है कि वो रुके तो अनहोनी हो जाएगी, इसलिए अब परिवार के साथ ये लोग सुरक्षित ठिकाने की तलाश में निकल पड़े हैं। लेकिन हैरानी इस बात की है कि इस भीषण आपदा के समय भी ये लोग सिर्फ भगवान भरोसे हैं। हाँ, निजी नाव से नहीं, सरकारी कोई भी नाव नहीं है। अरे वहाँ को किसी का व्यवस्था है भी नहीं। कोसी नदी की बाढ़ में हाटी, छतबन, रामपुर, केदली, आश्रय, पहाड़पुर, कटवार, गोपालपुर सहित कई गांव डूब चुके हैं। लेकिन प्रशासन की तरफ से ग्रामीणों को उतनी मदद नहीं मिल पा रही जितने की वो उम्मीद लगाए बैठे थे। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव आज केंद्र की मोदी और राज्य की नीतीश सरकार पर बुरी तरह भड़क गए। उन्होंने कहा कि बिहार में लगातार पुल गिर रहे हैं, लेकिन सरकार का कोई ध्यान नहीं है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया कि बिहार में पुल गिरना तो परंपरा बन गई है। वहीं उन्होंने सरकार से ये भी पूछा कि जिस दिन कोई बड़ा हादसा होगा तो उस हादसे की जिम्मेदारी कौन लेगा। ये बहुत ही गंभीर मसला है, गंभीर मामला है। लगातार पुल गिरे जा रहे हैं और इस पे सरकार प्रशासन एकदम चुप्पी साधी हुई है। बढ़ती महंगाई, भ्रष्टाचार और सब्जियों के बढ़ते दामों को लेकर भी तेजस्वी यादव ने मोदी सरकार को घेरा। कोई एक सब्जी का नाम बता दो जो 45 रुपए से कम हो, जो मिल रहा हो। एक सब्जी का नाम बताइए। गोभी का क्या भाव है बताइए, प्याज टमाटर का क्या भाव है, आलू का भाव बता दीजिए कितना। तेजस्वी यादव ने कहा कि हर एक सब्जी का दाम 100 रुपए तक पहुंच गया है, लेकिन सरकार गरीबों पर ध्यान नहीं दे रही है। फ्रांस के चुनाव में किसी भी पार्टी को किसी भी गठबंधन को बहुमत नहीं मिला है, जबकि चुनाव के नतीजों के बाद अब हिंसा शुरू हो गई है, जिससे निपटने के लिए सुरक्षा बलों को मशक्कत करनी पड़ी। हिंसा से निपटने के लिए फ्रांस में पुलिस ने सेंट्रल पेरिस में लोगों पर आंसू गैस के गोले दागे, जिसमें कई लोग घायल हुए। हिंसा उस वक्त भड़की जब दक्षिणपंथी नेशनल रैली के लोग सड़क पर आ गए और प्रदर्शन करने लगे। वीडियो में दिखाई दे रहा है कि बड़ी संख्या में लोग सेंट्रल पेरिस में उपद्रव कर रहे हैं। पुलिस ने जैसे ही आंसू गैस के गोले दागने शुरू किए, उपद्रव करने वाले तितर-बितर हो गए। इससे पहले 30 जून को चुनाव हुआ था, जिसमें दक्षिणपंथी पार्टी नेशनल रैली को सबसे ज्यादा 35.15% वोट मिले, जिसके बाद अनुमान था कि पार्टी को 230 से 280 सीट मिल सकती है। लेकिन चुनाव के नतीजे इससे उलट आए। सबसे ज्यादा सीटें वामपंथी पार्टी न्यू पॉपुलर फ्रंट ने जीती, लेकिन किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला।
इससे पहले दक्षिणपंथी पार्टी नेशनल रैली के चुनाव न जीतने पर बड़ी संख्या में लोगों ने बाहर निकलकर आतिशबाजी भी की थी। और चलिए अब आपको बताते हैं, जब फ्रांस में किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला तो सरकार कैसे बनेगी। फ्रांस में कुल 577 सीटों पर चुनाव हुआ। बहुमत के लिए 279 सीटों की जरूरत थी। सबसे ज्यादा 180 सीटें जो है वो न्यू पॉपुलर फ्रंट वामपंथी को मिली। रेनेसा पार्टी मैक्रों को 160 सीटें मिली, यानी किसी भी गठबंधन को यहां पर बहुमत नहीं मिला। मैक्रो और दक्षिणपंथी पार्टी का गठबंधन अब संभव है। किंग मेकर बने हैं मैक्रो, ऐसा लग रहा है। मैक्रो ने राष्ट्रपति पद अभी छोड़ा भी नहीं है। और फ्रांस में अब की बार किसकी सरकार, यही एक सवाल खड़ा हो गया है, क्योंकि किसी भी गठबंधन को बहुमत मिला नहीं है और मैक्रो ने अभी तक राष्ट्रपति पद छोड़ा नहीं है। रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग लगातार तेज होती जा रही है। दोनों ही देश एक दूसरे पर जमकर हमले बोल रहे हैं, जिससे दोनों देशों के बीच स्थिति अब और भी खराब नजर आ रही है। इन सब के बीच रूस की सेना ने दावा किया कि उसने यूक्रेन के 2 पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया, जिसका वीडियो भी रूस ने जारी किया। रूस के एयर डिफेंस सिस्टम पर हमले के बाद आसमान में धुएं का गुबार दिखा। इसके अलावा रूस ने पूर्वी यूक्रेन के दोनोस्क में एक बस्ती पर नियंत्रण करने का भी दावा किया। साथ ही यूक्रेन की ओर से हुए कई हमलों को रूसी सेना ने नाकाम करने का दावा किया। रूस के एयर डिफेंस सिस्टम ने 3 यूक्रेनी हवाई बम, 2 रॉकेट समेत कई हमलों को रोक दिया, जबकि यूक्रेन ने दावा किया कि उसने रूस के कई हमलों को नाकाम कर दिया और एक रूसी सुखोई 25 लड़ाकू विमान को भी मार गिराया। यूक्रेनी जनरल स्टाफ के मुताबिक यूक्रेन की सेना 78 अलग अलग जगहों पर रूस के सैनिकों से लड़ रही है। अमेरिका में पिछले कई दिनों से अलग अलग जंगलों में आग लगने का जो तस्वीरें हैं वो मिल रही है। कहर देखने को मिल रहा है। भीषण आग की वजह से कई हजारों हेक्टेयर जंगल जो है उजल कर राख हो गए। ये तस्वीर यूटा से आई। वहाँ सिल्वर किंग जंगलों में भीषण आग लग गई, जिससे दिन में ही रात जैसे हालात बन गए। देखते ही देखते आग ने एक बड़े इलाके को अपनी चपेट में ले लिया। भयंकर आग की वजह से पूरे इलाके में धुआं ही धुआं नजर आया। आग से लगभग 11,000 एकड़ जंगल जलकर राख हो गया। साथ ही आग तेजी से रिहायशी इलाकों की ओर बढ़ती भी दिखाई दी। वहीं ऑरेगन के जंगलों में भी आग का कहर देखने को मिला। तेज हवा की वजह से आग तेजी से फैल रही है, जिससे आसपास के इलाकों में धुएं के बादल छा गए। भयंकर आग में अब तक 1500 से ज्यादा एकड़ जंगल जलकर खाक हो गए। आपको बता दें, आग पर काबू पाने के लिए वायुसेना को मोर्चा दिया गया। वायुसेना हेलीकॉप्टरों की मदद से आग पर काबू पाने की कोशिश लगातार करती दिखाई दी। वहीं हालात को देखते हुए अधिकारियों ने इलाके को खाली करने के आदेश दे दिए। चीन के हुनान प्रांत में बांध टूटने के बाद हालात बद से बदतर हो गए हैं। आसपास के इलाकों में पानी का सैलाब बहता दिख रहा है, तो वहीं चीन के आपातकाल कर्मी बांध को ठीक करने में जुटे हुए हैं। आपातकाल कर्मी गैप भरने के लिए जहाज, नाव और बुलडोजर का इस्तेमाल करते दिखाई दिए। गैप को भरने के लिए डोंगटिंग झील में चट्टानों और पत्थरों से भरने का काम जारी है, जिसका वीडियो भी सामने आया। आपातकाल कर्मियों ने अब तक 142 मीटर गैप को सील कर दिया। अब सिर्फ 84 मीटर का ही गैप बचा हुआ है, जिसे कल दोपहर तक सील करने की उम्मीद है। दरअसल पानी के सैलाब से गैप 226 मीटर तक चौड़ा हो गया था, जिस वजह से लगभग 7,500 लोग प्रभावित हुए और कई इलाके पूरी तरह से पानी में डूब गए। जगह जगह पर लोग सैलाब से जूझते नजर आए। आपको बता दें, डोंगटिंग झील चीन में दूसरी सबसे बड़ी फ्रेश पानी की झील है। चीन और लाओस के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास जारी है। दोनों देशों के बीच अभ्यास शुरू होते ही सुर्खियों में आ गया। दरअसल चीन रोबोट के साथ ये अभ्यास करता दिखा, जिससे सबकी नजर चीन के सैन्य अभ्यास पर आ गई। अभ्यास में चीन का रोबोट विस्फोटक को ढूंढकर निकालता दिखाई दिया। ये रोबोट माइन को भी डिटेक्ट करने में सक्षम बताया गया। रोबोट एक रिमोट से इस्तेमाल किया जाता है। अभ्यास में चीन का रोबोट जोरदार तरीके से प्रदर्शन करता दिखा। चीन और लाओस के बीच में चल रहे इस अभ्यास का नाम चीन लाओस मैत्री शील्ड 2024 रखा गया, जिसमें दोनों देश की सेना कई तरीके के अभ्यास करते नजर आए। ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा का आज दूसरा दिन है। रथ यात्रा के दूसरे दिन भी भक्तों का सैलाब नजर आया। देश और विदेश से आए भक्त भगवान जगन्नाथ की यात्रा में शामिल हुए। यात्रा के दौरान भक्त जय जगन्नाथ के जयकारे लगाते हुए सुनाई पड़े। यात्रा के दौरान लाखों भक्त भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने पहुंचे। इस दौरान वहां इतनी भीड़ थी कि तिल रखने की भी जगह नहीं थी। साथ ही भक्तों को गर्मी से निजात देने के लिए वहां पर पानी की बौछार भी की गई। यात्रा को लेकर सुरक्षा व्यवस्था के भी पुख्ता इंतजाम किए गए। आज नियमित पूजा पाठ के बाद सुबह 9 बजे से रथ यात्रा फिर से शुरू की गई, जिनमें भक्तों का सैलाब नजर आया। दरअसल यात्रा के पहले दिन सूर्यास्त के बाद भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के रथ को रोक दिया गया था।
आपको बता दें, इस बार 53 साल बाद ऐसा योग बना है कि रथ यात्रा 2 दिनों तक चल रही है। वहीं माना जाता है कि भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा में शामिल होने से 100 यज्ञ के बराबर पुण्य फल प्राप्त होता है। स्पेन में होने वाली बुल रेस फिर लोगों पर भारी पड़ी। बड़ी संख्या में लोगों ने बुल रेस में हिस्सा भी लिया, लेकिन कुछ लोग रेस के बाद अस्पताल पहुंच गए। सैकड़ों की तादाद में बुल के साथ एक गलियारे में भाग रहे लोग कभी उनकी पूंछ पकड़ रहे हैं तो कभी उनकी सींगों पर हाथ मार रहे हैं। मौज मस्ती के लिए की जाने वाली इस रेस में कई बार बुल नाराज भी हो जाते हैं और साथ दौड़ रहे लोगों को चोटिल कर देते हैं। इस बार भी सैन फार्मिंग उत्सव के दौरान बुल रेस में घायल हुए लोगों की संख्या अस्पतालों में बढ़ गई है। 6 लोगों को गंभीर चोट लगी है, जिनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। इस बार रेस में 500 से 630 किलोग्राम वजन के 8 बुल दौड़ में नजर आए। इस रेस में 8 वर्ष से कम उम्र के नाबालिगों को भाग लेने की अनुमति नहीं थी। जी न्यूज़।